नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं और इस एमसीक्यू वीडियो में भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही डिजीज को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीओपीडी के क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम अस्थमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और अस्थमा के जितने भी एमसीक्यू जो है एम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है उनको हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे और विद रैशनल जो है हम उसके आंसर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो The nurse would anticipate which of the following ABG result in a client experiencing a prolonged severe asthma attack. Prolonged severe asthma attack का मरीज है, लंबे समय से अस्थमा चल रहा है, क्या एबीजी रिजल्ट जो है आप एंटिसिपेट करते हो कि उसमें देखने को मिलेगा? पहला है पीएससीओ2 जो है वो कम होगा, O2 ज्यादा होगी और पीएच कम होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे पीएससीओ2 जो है वो बड़ा होगा, O2 कम होगी और पीएच कम होएगा। तीसरा है पीएससीओ2 जो है वो बड़ा होएगा, O2 भी बढ़ी हुई होगी और पीएच भी बढ़ी हुई होगी। और लास्ट ऑप्शन है पीएससीओ2 जो है वो कम होगा, O2 भी कम होगा और पीएच जो है वो बढ़ी हुई होगी। तो देखिएगा नॉर्मल पीएच जो होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है, ये हम जानते हैं 7.45। जो अस्थमा प्रोलोंग मरीज होएगा उन पेशेंट के अंदर CO2 जो है वो रिटेंड करती है ना, CO2 जो है वो रिटेंड करती है। जब CO2 रिटेंड करती है तो CO2 का लेवल बढ़ता है। जब CO2 बॉडी में रिटेंड करेगी तो बॉडी में CO2 का लेवल क्या होएगा, बढ़ेगा। तो ये जो दो ऑप्शन है बी और सी, इनमें CO2 का लेवल बढ़ा हुआ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ता है, जब CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो पीएच कम होती है। पीएच कम होने का मतलब है पीएच एसिडिक होती है। तो पीएच यहाँ पे डिक्रीज लिखा या इंक्रीज, तो इंक्रीज नहीं होके पीएच क्या होती है, डिक्रीज। तो पीएच कम होती है और CO2 बढ़ता है और जब भी CO2 बढ़ेगा O2 जो है ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है CO2 का बढ़ना, ऑक्सीजन का कम होना और पीएच का कम होना, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी जो बात है वो ऑपोजिट बोली जा रही है ना, क्योंकि पीएच CO2 जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, इसलिए ए और डी गलत है। और सी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें पीएच बढ़ा हुआ लिखा हुआ है और O2 भी बढ़ा हुआ है, जबकि पीएच और O2 दोनों ही कम होते हैं और CO2 जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए आंसर क्या बनेगा, बी। प्रोलोंग जो अस्थमा का मरीज है उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है और इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब पीएच कम और CO2 ज्यादा होती है ये कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाता है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद एक्यूट अस्थमा। एक्यूट अस्थमा का मरीज है, प्रिस्क्राइब किया हमने उसको शॉर्ट टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है मरीज को ट्रीटमेंट के लिए वहां पे दिया गया है। व्हाट इज द रैशनल फॉर द यूज ऑफ स्टेरॉइड इन क्लाइंट विद अस्थमा। अस्थमा के मरीज के अंदर स्टेरॉइड यूज करने के पीछे क्या हमारा प्रोस्पेक्ट रहता है, क्यों स्टेरॉइड यूज करते हैं हम, स्टेरॉइड का क्या काम है अस्थमा के मरीज में। फर्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रमोट करता ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन का काम होता है ब्रोंकोडाइलेटर का। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग नहीं है। अस्थमा वो बीमारी है जिसके अंदर ब्रोंकोस्पाज्म होता है, तो अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस होती है ब्रोंकोडाइलेटर, दैट इज साल्बुटामोल। साल्बुटा का मोल का काम है ब्रोंकोडाइलेशन का, वो ब्रोंकोडाइलेटर है, लेकिन कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, इसलिए ए आंसर तो नहीं बन सकता। कोर्टिकोस्टेरॉइड एक्ट एज एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट गुइफेनासिन और इस तरह की दवाइयां रहती है जो सिक्रेशंस को बाहर निकालने में मदद करती है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो एक्सपेक्टोरेंट का काम नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कोर्टिकोस्टेरॉइड हैव एन एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आप भी समझ गए होंगे। स्टेरॉइड जो है उसका एक्शन क्या रहता है, एंटी इंफ्लेमेटरी। स्टेरॉइड जो है वो एक्ट करता है एज एंटी इंफ्लेमेटरी, एडिमा को क्या करता है, कम करता है। ब्रोंक्यूलो एयरवे जो है उनको उनके एडिमा जब कम होगा और उनमें म्यूकस का सिक्रेशन जो है वो कम होगा तो गैस एक्सचेंज जो है वो इजी हो जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ना तो ब्रोंकोडायलेशन करता है ना एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है और इट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो ये एंटीबायोटिक का काम होता है। तो ब्रोंकोडायलेटर ब्रोंकोडायलेशन करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स एक्सपेक्टोरेशन का काम करते हैं और एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक ही काम है कि वो इन्फ्लामेशन को क्या करता है, मिनिमाइज, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सी। इट हैव एन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ऑन द ब्रोंक्यूल और उसकी वजह से एडिमा मिनिमाइज होता है और गैस एक्सचेंज इजी होता है। अगला है आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज।
ये एक इमेज है और ये क्या इमेज है, तो बेसिकली ये जो है जब इस मरीज को फॉलिस कैथेटर लगाया जाता है तो यूरिन को ड्रेन किया जाता है, ड्रेन करके यूरिन को कलेक्ट करने का बैग है जिसको आप यूरो बैग बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक बात है कि यूरो बैग तो है ही, इस बैग के अलावा इसके अंदर एक साइड के अंदर ये एक वॉल्यूमीटर दिया होता है जो यूरिन को मेजर करने में मदद करता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है यूरोमीटर। क्या बोला जाता है? यूरो, यूरो वर्ड फॉर यूरिन, मीटर वर्ड फॉर मेजरिंग। तो यूरिन को मेजर करने वाला यूरो बैग कहलाता है यूरोमीटर। तो यूरोमीटर जो है ये कहलाता है जिसमें यूरिन को आप ओवरली मेजर कर सकते हो कितना ml है, और इसके बाद में ये जो मीटर है इसमें जितना यूरिन फुलफिल हुआ है उसको ये पीछे की तरफ जो यहाँ पे ओपनिंग है इससे आप इसको एम्प्टी कर सकते हो बैग के अंदर, और अगेन नेक्स्ट ओवर्स के लिए आप इसको, तो ओवरली यूरिन आउटपुट को मेजर करने में इस बैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम नाम देते हैं यूरोमीटर। और जब ये लोअर वाला बैग भर जाता है तो ये एम्प्टी वाला यहाँ पे जो पोर्ट दिया हुआ है तो आप इस बटन को खोल के इसको खाली कर सकते हैं यहीं से, और अगेन जो है वापस आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है यूरोमीटर। नेक्स्ट ए क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब मेटाप्रोटेरेनोल। एलुपेंट के नाम से बहुत फेमस ब्रांड नेम से दवाई आती है मेटाप्रोटेरेनोल, एलुपेंट। एमडीआई के थ्रू ये दिया जा रहा है मरीज को, 2 पप हर 4 घंटे में ये दिया जा रहा है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट साइड इफेक्ट, है ना, इंस्ट्रक्ट करे क्लाइंट को कि इसके साइड इफेक्ट रिपोर्ट करने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ मेटाप्रोटेरेनोल। मेटाप्रोटेरेनोल का पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या है वहां पे, मेटाप्रोटेरेनोल दवाई जो है इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट वहां पे बताना है। फर्स्ट है इरेगुलर हार्ट बीट, सेकेंड वन है कॉन्स्टिपेशन, थर्ड वन है पेडल पल्स और फोर्थ वन है डिक्रीज पल्स रेट। फार्मेकोलॉजी का क्वेश्चन है, एलुपेंट दवाई का नाम है, मेटोप्राटेरेनोल ये जेनरिक नेम है दवाई का, इनहेलेशन फॉर्म में ये दवाई दी जाती है। तो इसका कॉमनली साइड इफेक्ट यहाँ पे पूछा है, तो देखिएगा जो ये दवाई है इसका सबसे मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट रिपोर्ट हुआ है वो है कि ये देने के बाद में हार्ट रेट जो है वो कैसी हो जाती है, इरेगुलर। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ए, इरेगुलर हार्ट रेट, है ना। ये जो दवाई है इरेगुलर हार्ट बीट करवाती है मेटोप्रोटेरेनोल दवाई। इरेगुलर हार्ट बीट के अलावा ये टेकिकार्डिया करती है, इसके अलावा एंजाइनल पेन ये दवाई करती है क्योंकि इसका एड्रेनर्जिक इफेक्ट होता है और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर ये काम करती है और उसकी वजह से एंजाइना वहां पे होता है। इस दवाई की वजह से कॉन्स्टिपेशन, पेडल पल्स या पल्स रेट कम नहीं होती है, टेकिकार्डिया तो हो सकता है लेकिन हार्ट रेट डिक्रीज नहीं होती है, ना कॉन्स्टिपेशन रिपोर्ट किया गया है ना इससे पेडल एडिमा होता है। तो ये जो 3 आंसर है ये यहाँ पे नहीं बनेंगे, ए इज द करेक्ट वन, दैट इज इरेगुलर हार्ट बीट। Next, a nurse observing an elderly client use his MDI to administer his bronchodilator medication. Elderly client जो है MDI यूज कर रहे हैं bronchodilator medication लेने के लिए। Which of the following client actions should the nurse correct to improve the client's technique? कौन सा एक्शन करेक्ट करेंगे ताकि क्लाइंट्स की टेक्निक जो है वो सुधर जाए इनहेलेशन लेने के अंदर, है ना, कौन सी चीज जो है वो टेक्निक जो है वो करेक्ट करेंगे ताकि क्लाइंट जो है वो उसको वो मेडिसिन लेने में ज्यादा दिक्कत ना हो। फर्स्ट है द क्लाइंट सेक द इनहेलर इमीडिएटली बिफोर यूज, यूज करने से पहले उसको सेक करना है, उसको हिलाना है एमडीआई को। सेकंड वन है द क्लाइंट वेट 30 सेकंड बिटवीन पप, 2 पप के बीच में 30 सेकंड का उसको वेट करना है। नेक्स्ट है द क्लाइंट एक्टिविटी एक्टिवेट्स द एमडीआई ऑन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के समय एमडीआई को लेना है। और द क्लाइंट होल्ड इज ब्रेथ फॉर 10 सेकंड आफ्टर इनहेलेशन, इनहेलेशन के बाद में 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है ब्रेथ को। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे है। तो देखिएगा सवाल ने पूछा है कि क्या चीज करेक्ट करनी है, इसका मतलब इन 4 में से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मरीज का गलत है, बाकी 3 काम वो सही कर रहा है। तो इनहेलर को यूज करने से जस्ट पहले उसको सेक करना है, ये सही है। 2 पप के बीच में 30 सेकंड तक वेट करना ये गलत है क्योंकि वेट हम करते हैं 1 मिनट तक, ये कम टाइम है। एमडीआई को एक्टिवेट्स तब करे जब इंस्पिरेशन कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। और ब्रेथ को होल्ड करे 10 सेकंड इनहेलेशन करने के बाद में, ये बात भी सही है। तो ये 3 बातें तो सही दी हुई है लेकिन बी जो बोल रहा है वो गलत है।
जब हम इनहेलर को यूज करते हैं तो हमें लगभग 1 मिनट जो है वो वेट करना चाहिए 2 पफ के बीच में, ताकि दवाई जो है वो आराम से क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। टेक्निक जो है, सेक करना इनहेलर को यूज करने से पहले, एमडीआई को एक्टिवेट करना इनहेलेशन के समय, और ब्रेथ को होल्ड करना 10 सेकेंड एमडीआई लेने के बाद में, ये टेक्निक बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए बी आंसर यहाँ पे जाएगा, जो कि इनकरेक्ट टेक्निक है, बाकी सब चीजें सही है। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज एंड दिस इज द इमेज, और ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल वेरी गुड, बहुत ही अच्छे है ना, इस बार तो आपने दिल खुश कर दिया। इट इज डिफिब्रिलेटर, बहुत ही अच्छे। ये क्या कहलाता है, डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर जो है वीटी के अंदर काम में लेते हैं पेशेंट को के हार्ट को वापस रेगुलेट करने के लिए। दिस इज डिफिब्रिलेटर। एसिस्टोल और वीटी के, ज्यादातर वीटी के पेशेंट में यूज की जाती है। मशीन है, 2 पैड है, पूरा तरीका है, इसको अपन बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको आइडेंटिफाई करना इमेज को, तो ये कहलाता है डिफिब्रिलेटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्चार्ज टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट विद अस्थमा। अस्थमा के क्लाइंट के डिस्चार्ज प्लान के अंदर कौन सी हेल्थ टीचिंग जो है वो आप इंक्लूड करेंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट है, incorporate physical exercise as tolerate into the daily routine, monitor peak flow number after meal and at bedtime, eliminate stressor in the work and home environment, and use sedatives to ensure uninterrupted sleep at night। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी जो है वो इंक्लूड करेंगे डिस्चार्ज टीचिंग के अंदर अस्थमा के मरीज में। इसका मतलब एक ही हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी है, बाकी सारी चीजें जो है वो सही नहीं है अस्थमा के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। पहला दिया जा रहा है कि इनकॉर्पोरेट फिजिकल एक्सरसाइज एज टॉलरेट इनटू द डेली रूटीन। डेली रूटीन की जो फिजिकल एक्सरसाइज है जो बेनिफिशियल है, उनको इनकॉर्पोरेट करना, कि वो टॉलरेट करे शेड्यूल के अनुसार। पीक फ्लो नंबर जो है मील के बाद में और बेड टाइम वहां पे मॉनिटरिंग करना। स्ट्रेसर को एलिमिनेट करना वर्क और होम एनवायरनमेंट से, और सेडेटिव काम में लेना नाइट टाइम के अंदर। तो यहाँ पे जो है फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो हमेशा बेनिफिशियल रहती है। फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो बेनिफिशियल है, एंड इनकॉर्पोरेट करना है एज टॉलरेट इनटू द क्लाइंट्स शेड्यूल। पीक फ्लो नंबर जो है वो मॉनिटर करना डेली, लेकिन ज्यादातर ये अर्ली मॉर्निंग किया जाता है बिफोर टेकिंग मेडिकेशन, दवाई लेने से पहले, आफ्टर मील नहीं लेना है, अर्ली मॉर्निंग करते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा। टाइम जो है ये गड़बड़ दिया हुआ है। पीक फ्लो जो है उसमें कभी भी खाने के बाद में इसको मेजर नहीं करना होता है। स्ट्रेसर जो है क्लाइंट की लाइफ में मॉडिफाई करना होता है, लेकिन उसको टोटली एलिमिनेट नहीं किया जा सका। एलिमिनेट इसको नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। इसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेसर को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना, लेकिन एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। एडिक्वेट स्लीप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन तरीके के मरीजों में, लेकिन हम कभी भी सेडेटिव रिकमेंडेड नहीं करते हैं स्लीप को इंड्यूस करने के लिए, इसलिए यहाँ सेडेटिव लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर भी गलत है। तो आंसर बी, आंसर सी और आंसर डी जो है वो गलत है। सम रीजन दैट इसका टाइमिंग गड़बड़ है, ये एलिमिनेशन वर्ड इसको गलत करता है और सेडेटिव इसको गलत करता है, लेकिन आंसर ए बिल्कुल सही है। फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो टॉलरेट करें, शेड्यूल बनाए, डेली रूटीन बनाए, ये बहुत जरूरी है। तो ए इज द करेक्ट वन। Which of the following would be an appropriate expected outcome for an adult client with well control अस्थमा के मरीज में appropriate outcome क्या रहेगा अस्थमा, well control अस्थमा में? Chest X-ray demonstrate minimal hyperinflammation, temperature remains lower than 100 degree, ABG demonstrate a decrease in PaO2 और breath sound are clear। breath sound मरीज का clear है। तो कौन सा जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेड आउटकम है जिसको अस्थमा एकदम कंट्रोल है, वेल कंट्रोल? अगर चेस्ट एक्सरे में मिनिमल हाइपर इन्फ्लेशन है, अगर चेस्ट एक्सरे के अंदर मिनिमल हाइपर इन्फ्लेशन वहां पे आपको दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल नहीं है। चेस्ट एक्सरे हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, तो ये तो आंसर सही नहीं है, अस्थमा कंट्रोल नहीं है इसका मतलब। टेम्परेचर रिमेन लोअर देन 100, तो अस्थमा जो है वो ए फेब्राइल कंडीशन होती है, तो 100 से कम नहीं, 98.6 से भी कम होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे गलत होता है। 99 भी टेम्परेचर ज्यादा ही है। एबीजी डेमोस्ट्रेट डिक्रीज इन पीएओ2, पीएओ2 सही होना चाहिए, CO2 कम होना चाहिए,
तो PaO2 अगर वहां पे कम है, ब्लड गैस जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, और ये है तो ये गड़बड़ है। मतलब ये एक्सरे, टेम्परेचर और एबीजी तीनों ही नॉर्मल होने चाहिए, और ये जो रीडिंग बोला जा रहा है हाइपर इन्फ्लेशन और लेस देन 100 और डिक्रीज PaO2, ये अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। लंग्स साउंड क्लियर होने चाहिए, ब्रेथ साउंड जो है वो वीजी होते हैं अस्थमा के अंदर, और अगर चेस्ट क्लियर है इसका मतलब अस्थमा जो है वो कंट्रोल है। तो ब्रेथ साउंड जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट जाएगा कि अगर ब्रेथ साउंड क्लियर है ऑस्कल्टेशन के समय, एयर फ्लो का प्रेजेंटेशन बहुत सही है सारे लंग्स के अंदर, इसका मतलब अस्थमा जो है बढ़िया से कंट्रोल है, इसलिए आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, which of the following finding would most likely indicate the presence of a respiratory infection in a client with asthma? अस्थमा के मरीज में रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की प्रेजेंसी को इंडिकेट करने वाला सिम्टम, कॉफ प्रोडक्टिव ऑफ येलो स्पूटम, बाइलेटरल एक्सपिरेटरी वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 ब्रेथ पर मिनट, इंडिकेट करती है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन को। इन्फेक्शन जो है अगर हुआ है इसके बारे में पूछा है, वो साइन बताना जो इन्फेक्शन के बारे में बताता है। तो अगर कफ प्रोडक्टिव है और उसमें येलो स्पुटम है, ये इंडिकेट करता है कि वहां पे क्या है, इन्फेक्शन है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अगर प्रोडक्टिव कफ है, येलो स्पुटम है, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का। दूसरे साइन में जो वीजिंग दिया हुआ है ना, दूसरा बी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ वीजिंग, सी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ चेस्ट टाइटनेस, और इंक्रीज लिखा हुआ रेस्पिरेटरी रेट मतलब टेकिपनिया। ये सारी की सारी फाइंडिंग जो है अस्थमा के अटैक से संबंधित है, लेकिन इनका संबंध इन्फेक्शन से नहीं है। मतलब अस्थमा तो है, वीजिंग है ना, चेस्ट का टाइटनेस होना और ब्रेथ का टेकिपनिक होना, ये अस्थमा तो इंडिकेट करता है, लेकिन ये इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं करता। लेकिन स्पुटम का येलो होना किसको इंडिकेट करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को। इसलिए आंसर क्या बनेगा, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, अगेन आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो, एंड दिस इज द इमेज। और ये ब्रेस्ट की शैडो है और ये एक्सिलरी एरिया है, और यहाँ पे एक ट्यूब डाली जाती है, स्पेस है इंटरकोस्टल स्पेस। तो इस ट्यूब को बोला जाता है इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, आईसीडी, जिसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इसको बोला जाता है, आईसीडी इसको बोलते हैं। तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब का पहला क्वेश्चन जो है इस तरीके से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रेडीली अवेलेबल एट द बेड साइड ऑफ ए क्लाइंट विद चेस्ट ट्यूब इन प्लेस। जब भी हम किसी मरीज को इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब लगाते हैं तो बेड साइड क्या चीज रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब जो है वो पॉजिटिव प्रेशर के नेगेटिव प्रेशर के ऊपर काम करती है, इसलिए हमेशा बेड साइड पे जिसको भी इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब लगाते हैं उसमें ग्लास बोतल होना चाहिए जिसमें नॉर्मल सेलाइन होना चाहिए। ट्रेकेस्टोमी ट्रे की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अनदर स्टेराइल चेस्ट ट्यूब की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ए बोतल ऑफ स्टेराइल वाटर बिल्कुल करेक्ट है। स्पायरोमीटर की यहाँ पे नीड नहीं है। ए बोतल ऑफ स्टेराइल वाटर क्यों है, क्योंकि ट्यूब अगर कहीं भी वहां पे क्रैक या ये हो जाए, चैम्बर क्लॉज चैम्बर ब्रेक हो जाए, तो स्टेराइल वाटर के अंदर ट्यूब को हमें पुट डाउन करना होता है। स्टेराइल वाटर जो है वो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए क्लाइंट के जिसको चेस्ट ट्यूब लगी होती है, क्योंकि जैसे ही ट्यूब को कोई गड़बड़ हो तो इमीडिएटली उसको मर्ज करना होता है वाटर में, है ना, अगर ट्यूब जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो। चेस्ट ट्यूब जो है वो रिकनेक्ट वाटर सील सिस्टम के द्वारा हम करते हैं, ताकि जो है वहां पे मरीज को वापस दिक्कत ना हो। ट्रेकेस्टोमी ट्रे, अनदर चेस्ट ट्यूब और स्पायरोमीटर जो है उसको बेड साइड कोई ऐसा खास यूज नहीं है, इमरजेंसी यूज के लिए उसको ऐसा रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ये बोतल ऑफ स्टेराइल वाटर। अगर आपको कोई पूछे किसी मरीज को चेस्ट ट्यूब अगर लगी हुई है तो बेड साइड क्या चीज रखना है, तो always choose a bottle of sterile water, not another chest tube or tracheostomy। ये भूल से भी मत कर देना। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा। और चेस्ट ट्यूब के बाकी के क्वेश्चन को सुनने के लिए जुड़े हुए रहे मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा के कई सारे लोगों की मदद करने की पहल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिएगा कि आपको बहुत अच्छा महसूस होएगा, करके देखिए, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।